हेलो व्यूअर, तो आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 9 के बारे में, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। और इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग केवल और केवल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, और सेकंड पार्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर और न्यूमेरिकल करेंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। और अगर फोर्स की डेफिनेशन की बात करें तो फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है? पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। तो किसी भी चीज पर धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। इट इज डिफाइंड एज द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट विद मास दैट कॉज टू चेंज इट वेलोसिटी। अगर हम इसे डिफाइन करने की कोशिश करें तो किसी चीज को खींचना या धक्का देना किसी भी ऑब्जेक्ट को विथ मास यानी कि मास के साथ में, तो इससे क्या होती है? उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है। और ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ी ली होगी कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दी जाती हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें कि जैसे कि डोर का खुलना, तो ये क्या होता है? ये भी फोर्स लग रहा है ना, खोलना या बंद करना, क्योंकि फोर्स लगा के ही तो कर रहे हैं। इसके इफेक्ट देख लेते हैं, इफेक्ट क्या क्या होते हैं। तो फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो फोर्स, अब भैया हम लोग फोर्स के अलग अलग इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो अब हम लोग कोई जैसे कोई फुटबॉल थी, ऐसे मैंने किक की तो वो सीधे चली गई, तो भैया उसे मूव करा सकते हैं। और क्या लिखा है? फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक भी सकता है। और क्या कर सकता है? फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर सकता है। जैसे मेरे पास बॉल आ रही थी, मैंने किक मार के भगा दी उसे, तो ये भी कर सकता है फोर्स। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है और स्पीड भी चेंज कर सकता है। मैंने उसे रोक ही लिया बिल्कुल। ठीक है। फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे मिट्टी का कोई बर्तन रखा था, मैंने उसमें लात मार दी, कच्चा था वो, तो उसका शेप भी तो चेंज हो गया, मैंने उसमें लात मार दी। या स्प्रिंग हुई, स्प्रिंग नहीं हुई, तो स्प्रिंग के ऊपर जैसे मैं बैठ गया तो वो दब जाएगी, और जैसे ही मैं हटूंगा फिर वो खुल जाएगी। तो ऐसे करके मैं किसी भी फोर्स की मदद से किसी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज भी चेंज कर सकता हूँ। अब भैया फोर्स की टाइप भी हमें दे दी गई है। तो दो प्रकार की फोर्सेस है हमारे पास, एक है बैलेंस फोर्स और दूसरी है अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होती है? इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू जीरो देन इट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। तो भैया अगर हम लोग बात करें कि अगर मैं जैसे एक डब्बा रखा है, एक एक तरफ से 25 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ और दूसरी तरफ से एक कोई प्राची नाम की लड़की है, तो वो 25 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, एक काव्या नाम की लड़की है, वो 25 न्यूटन का फोर्स लगा रही है। तो जब दोनों लोग एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाएंगी, तो फिर जो रिजल्टेंट, अगर हम लोग बात करें फोर्स कितनी लगेगी? जीरो लगेगी, क्योंकि 25 25 न्यूटन का दोनों तरफ फोर्स लग रहा है। और 25 में से 25 न्यूटन जाएंगे, कितने बचेंगे? 0 न्यूटन बचेंगे। तो यही है हमारा। और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? तो अनबैलेंस फोर्स ये होता है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन जीरो देन इट इज कॉल्ड द अनबैलेंस फोर्स। अगर हम लोग बात करें जो रिजल्टेंट फोर्स है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया जा रहा है, वो जीरो से बड़ा आ रहा है, तो हम लोग कह देंगे वो अनबैलेंस फोर्स है। तो मान चलिए कि एक तरफ से एक जय नाम का लड़का दम लगा रहा है, एक तरफ से काव्या नाम की लड़की दम लगा रही है। तो अब लड़के ज्यादा पावरफुल होते हैं, तो इसलिए वो 150 न्यूटन का फोर्स लगा देगी और ये लगाएंगी 50 न्यूटन का। तो जब 150 में से 50 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? 100 न्यूटन बचेंगे। तो जीरो से बड़ा है कि नहीं है 100, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा? अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा। जब बैलेंस यानी कि रिजल्टेंट में जीरो आ रहा हो तो फिर हमारा बैलेंस फोर्स है, और रिजल्टेंट में जीरो नहीं आ रहा हो, ज्यादा आ रहा हो जीरो से, तो वो अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग न्यूमेरिकली फोर्स की जो डेफिनेशन है उसे कैसे डिनोट करते हैं, यानी कि फॉर्मूले के फॉर्म में कैसे दिखाते हैं। तो इसमें जैसे इसकी डेफिनेशन हमें पता है, फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द पुश और पुल ऑन ऑब्जेक्ट विद मास दैट कॉज इट टू चेंज इट्स वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग कैसे दिखाते हैं? v माइनस यू अपॉन टी। ये किसके बराबर होता है? एक्सीलरेशन के बराबर होता है। तो भैया, और एक यूनिट तो मिल गया, ए मिल गया हमें, ठीक है। मास की यूनिट क्या होती है? एम होती है, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं क्या? फोर्स इक्वल टू मास अपॉन मास इंटू एक्सीलरेशन, एम ए लिख सकते हैं हम लोग, कि नहीं लिख सकते हैं? और मास की ऐसा ही, मास को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? केजी से, और एक्सीलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। और इसको हम लोग किससे लिख सकते हैं? न्यूटन से लिख सकते हैं। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। तो भैया अब हम लोग बात करने वाले हैं हमारे सेब वाले चाचा के बारे में, यानी कि न्यूटन के बारे में। तो भैया न्यूटन साहब स्टडी कर रहे थे गैलीलियो के आइडिया के बारे में, और उनके
आइडिया के बारे में स्टडी करने के बाद इन्होंने, जो न्यूटन साहब थे, इन्होंने 3 लॉज़ दिए मोशन को लेकर। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब इनको गहराई से डिटेल से समझते हैं कि इन्होंने क्या-क्या लॉज़ वगैरह दिए हैं। तो न्यूटन साहब का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि भैया अगर कोई चीज़, हम लोग बात करें रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई चीज़ ऑब्जेक्ट हमारी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, जब तक कि जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो एक्सटर्नल फोर्स का मतलब ये है कि कोई बॉल चल रही है, किसी ने बॉल को मारी तो इनफाइनाइट टाइम तक वो चलती रहेगी जब तक कि उसे कोई रोके ना। या कोई चीज़, कोई कोई पत्थर रखा है तो वो रखा ही रहेगा जब तक कि उसे कोई धक्का ना दे दे। जब तक कि उसके मतलब यही है कि जब तक कोई चीज़ चलती रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर दिया जाता है। तो वही इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, एनी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, एंड एनी ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद द यूनिफॉर्म स्पीड। और ध्यान रखना, यूनिफॉर्म स्पीड में चलता रहेगा, यानी कि ये नहीं कभी उसका स्तर थोड़ा कम हो जाए, कभी ज़्यादा हो जाए। यूनिफॉर्म स्पीड में रहने वाला है अनटिल इट इज कम्प्लीटली कंपाइल्ड बाय द एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट स्टेट। ओके। अब भैया हम लोग बात करते हैं इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया क्या है? ये एक टेंडेंसी है ऑब्जेक्ट की, जो कि इसे रेजिस्ट करती है इसको चेंज करने से। अगर कोई ऑब्जेक्ट, हम लोग बात करें, रेस्ट में होता है तो भैया ये उससे कहती है कि भैया तू रेस्ट में रहे। अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में होता है तो उससे कहती है तो भैया तू मोशन में ही रहे। तो यही हमसे कहती है इनर्शिया। तो भैया यही है इनर्शिया। इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। बस वही है कि भैया कोई ऑब्जेक्ट है तो भैया उसे, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने के लिए कहती है, अगर कोई मोशन में है तो मोशन में रहने के लिए कहती है। इसके अंदर हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं तो वो भी देख लेते हैं हम लोग। इनर्शिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मेजर्ड बाय इट मास। तो भैया किसी भी, हम लोग बात करें ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमें इनर्शिया नापना है तो भैया हमें कैसे पता कर सकते हैं? तो उसका जितना मास होगा उसी पे डिपेंड करती है उसकी इनर्शिया। तो भैया जितना, हम लोग बात करें, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास होगा उसी हिसाब से उसकी इनर्शिया होगी। और इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास की। जैसे अगर हम लोग बात करें, अगर हमें किसी, जैसे जे 2 किलो का पत्थर रखा है, 1,000 किलो का पत्थर रखा है, अगर हमें इसका क्या करना है, इनर्शिया चेंज करना है, तो भैया ऐसे हम लोग इसके अंदर इनर्शिया कम ही होगा, क्योंकि फोर्स कम लगाना पड़ेगा हमें इसके ऊपर, क्योंकि इसके पास मास कम है, तो मास कम है तो इनर्शिया कम है। तो एक तरीके से यही कह सकते हैं कि इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के। और अगर हम लोग बात करें कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया ही कहते हैं, क्योंकि दोनों में कंक्लूजन एक ही निकलता है कि भैया कोई भी ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में रहना चाहता है तो उसी स्टेट में रहना चाहता है, तो उसी स्टेट में रहता है वो, जब तक कि इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है। यानी कि जो दो चीज़ हमने अलग अलग पढ़ी, वो दोनों एक ही चीज़ थी, कि वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही था। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है, न्यूटन फर्स्ट लॉ मीन्स दैट एन ऑब्जेक्ट इज एट अ रेस्ट ऑफ state of rest and state of motion, it should not change its state without external force, and inertia is the tendency of an object in which it should not change state by its own। तो लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ फर्स्ट ऑफ मोशन, दोनों एक ही चीज है। तो अगर हम लोग इनर्शिया की बात करें तो इनर्शिया का एग्जांपल हो सकता है कि अगर आप लोगों ने बस में ट्रैवल किया हो तो आप लोग खड़े होते हैं, तो आपको जब बस स्टार्ट होती है एकदम से झटका लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, झटका क्यों लगता है? तो वो इनर्शिया की वजह से लगता है, क्योंकि भैया जो हमारी बॉडी होती है वो रहती है रेस्ट में, और बस क्या चलती है, स्पीड में चलती है। तो हमारा जो अपर सेक्शन होता है बॉडी का, तो वो क्या होता है, वो अपनी पोजीशन पे ही रहता है, और बाकी जो नीचे का धड़ होता है वो चलने लगता है। और जो ऊपर का फोर्स होता है तो उस पर धक्का लगता है, क्योंकि वो क्या होता है, रेस्ट में होता है, और आगे, बस के आगे चल रही होती है। अगर ऊपर का डट्टा ना पकड़े हम लोग, अगर बस का हैंडल ना पकड़े वो, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गिर सकते हैं पीछे की तरफ, क्योंकि हमारी बॉडी तो रेस्ट में ही रहना चाहती है ना। और जैसे ये ग्लास वाला एग्जांपल है कि एकदम से खींच देंगे तो कुछ सेकंड्स के लिए हमारा जो सिक्का होता है वो रुका रहता है ऊपर। सिंपल से एग्जांपल है इनर्शिया का। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं मोमेंटम के बारे में। क्या होता है मोमेंटम, इसको भी समझ लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। तो किसी भी हम लोग बात करें ऑब्जेक्ट के अंदर, अगर हम लोग बात करें, सॉरी फॉर दैट मैसेज, अगर हम लोग मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट के पास अगर हम लोग बात करें, प्रोडक्ट होता है किसका, मास का, और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, तो बस उसी को मोमेंटम कह देते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पावर ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो इसे क्या कहते हैं, पावर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसको एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान चलिए कोई बंदा है, कोई टेनिस बॉल उसने आपकी तरफ फेंक के मारी उसने, ठीक है, और उसके पास मास भी था और वेलोसिटी भी थी, क्योंकि इसने दम से मारा था उसने। तो आपको लग के दर्द क्यों हुआ, तो दर्द इसलिए हुआ क्योंकि भैया उसके पास कुछ पावर आ गई थी। और इसे डिनोट करते हैं किससे, पी से डिनोट करते हैं।
और अगर हम लोग मोमेंटम के फॉर्मूले की बात करें तो इसका होता है P इक्वल टू पी इंटू बी, जैसे कि हमने बात की कि प्रोडक्ट होता है कि इसका मास और वेलोसिटी का, तो बस इसकी तरह का समझ सकते हैं। और इसके एसआई यूनिट क्या होता है, तो एसआई यूनिट मास का एसआई, हम लोग बात करें इसका, हम लोग किस में मास को किस में लिख सकते हैं, किलोग्राम में लिख सकते हैं, और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में लिख सकते हैं। तो बस उसी प्रकार इसका एसआई यूनिट भी यही होता है हमारा। और क्या क्या कहा गया है मोमेंटम के बारे में, तो मोमेंटम इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ आइदर मास और वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मोमेंटम कब बढ़ता है, तो भैया किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग बात करें उसकी वेलोसिटी या फिर मास बढ़ता है तो भैया उसका मोमेंटम अपने आप बढ़ जाता है, ठीक है। उस वो इतना तो समझ गए होंगे आप लोग अब, ठीक है। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू बी, तो कुछ भी M बढ़े या B बढ़े उससे कोई मतलब नहीं होता है, दोनों बढ़ेगी तो भैया P मोमेंटम बढ़ने ही वाला है। वेहिकल, जैसे दूसरा एग्जांपल दिया गया, वेहिकल रनिंग विद हाई स्पीड हैव ग्रेटर मोमेंटम एज कंपेयर टू वेहिकल रनिंग विद लोअर स्पीड। तो अगर हम लोग बात करें कि वेहिकल अगर हाई स्पीड में रन कर रही है, उसके पास ग्रेट मोमेंटम है, तो हम लोग बात करें कि अगर जो मतलब जो तेज गाड़ी चल रही है उसके पास ज़्यादा मोमेंटम होगा, धीमे गाड़ी चल रही है तो उसके पास मोमेंटम कम होगा। और हम लोग बात करें, एक खास बात और दी गई है इसमें कि भैया जो छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं तो भैया अगर वो ग्रेट वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं तो भैया उनके पास बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे बंदूक चलती है उसके पास फिर बहुत वेलोसिटी आ जाती है, बहुत सारा मोमेंटम आ जाता है। बंदूक की गोली कितनी खतरनाक होती है तो आपको तो पता ही होगा। अगर मोमेंटम की न्यूमेरिकल की बात की है तो भैया अगर नीचे एग्जांपल लिखा हुआ है, भी है आप लोग देख सकते हैं कि अगर मास दिया जाए इस गाड़ी का, हमें कितना दिया गया, 1000 किलोग्राम दिया गया, वेलोसिटी दी गई है 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या है, एम इंटू वी है, तो बस सिंपली हम लोग 1000 से 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50,000 किलोमीटर पर मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब मीटर पर सेकंड हमारा मोमेंटम निकल आएगा। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, ये क्या है, तो भैया इसका स्टेटमेंट देखते हैं ये क्या कहता है। इट स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी कि ये कहता है कि अगर हम लोग बात करें अगर हम लोग बात करें कि जो मोमेंटम का फोर्स लग रहा है, कि जितनी रेट में मोमेंटम लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, फोर्स के जितना फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा। तो ये हमसे सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है। तो भैया इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में भी देखते हैं कि भैया अगर हम लोगों को इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम निकालना हो तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमें इसमें मास m दिया गया है और इनिशियल वेलोसिटी u दी गई है और फाइनल वेलोसिटी v दी गई है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना निकलेगा, तो हमने फॉर्मूला देख लिया था, m इंटू ए होता, तो मास जितना दिया गया था वही लिख दिया हमने, m दे रख दिया था। और अगर हम लोग इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो वो हमें u दी गई थी, तो हमने एम यू इनिशियल मोमेंटम निकाल लिया। और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, m इंटू वी हो जाएगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हमें v दी गई है। और अब हम लोग बात करने वाले हैं फोर्स को। अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो फॉर्मूला है वो कैसे बनता है, ये समझते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है तो हम लोगों ने इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम रख लिया, क्योंकि रेट निकालना तो अपॉन में टाइम रख दिया। क्योंकि अब हम लोग देखते हैं कि अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, ये हमने देख लिया था। तो अब यहाँ पे एम बी माइनस एम यू कर दिया था हमने। और अब दोनों में एम हमें कॉमन दिख रहा है तो कॉमन बाहर निकाल लेंगे, तो यू माइनस वी माइनस यू आ जाएगा हमारे पास। और अपॉन में टी है ही, तो भैया ये फॉर्मूला किसका होता है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है। तो अब इस पूरी वैल्यू की जगह पे हम लोग ए रख सकते हैं। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि एफ इक्वल टू एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए हो गया। और अगर हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को साइन हटा के यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू रख दें तो फिर ये इक्वल टू में आ जाएगा। तो कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम लोग 1 रख देंगे यहाँ पे, तो फॉर्मूला क्या बन गया, के इंटू एम इंटू ए। तो के क्या है हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है। अ, और अगर हम लोग बात करें कि और यहाँ पे हम लोग अगर के की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, एफ इक्वल टू एम ए। तो एम ए क्यों आ गया है हमारे, जो हम लोग यहाँ पे के की वैल्यू 1 क्यों रखी हमने यहाँ पे, जिससे कि हमारा यहाँ पे एम आ गया, तो ये भी समझ लेते हैं। तो अगर मान चलिए कि हमारे पास मास कितना 1 किलोग्राम हो और एक्सलेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो और फोर्स भी हमारे पास 1 न्यूटन लग रहा हो, तो फिर हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ इक्वल टू के एम ए बनेगा। तो फोर्स कितना है, 1 है, के की वैल्यू कितनी है, के है, और एम की वैल्यू एक एक ही रखी थी और ए की वैल्यू भी एक रखी थी। तो फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई के में करेंगे तो के ही आ जाएगा, और सामने 1 रखा है तो के इक्वल टू 1 रख दिया। ऐसे करके हमने अपना सेकंड लॉ ऑफ मोशन का जो फॉर्मूला है वो रख दिया, एफ इक्वल टू एम ए हमारा फॉर्मूला आ गया है इस प्रकार से।
और अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमें यहाँ पे एक बॉल दी गई, 5-5 किलो की 2 बॉलें दी गई हैं। एक बॉल के ऊपर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं 50 न्यूटन का फोर्स, और दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं 10 न्यूटन का फोर्स। तो भैया आगे ऑब्वियस सी बात है, आगे कौन जल्दी बढ़ेगा? तो भैया जिसके ऊपर 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो भैया वो ज़्यादा जल्दी जाएगा, क्योंकि भैया जितना फोर्स लगाएंगे उतनी एक्सलेशन बढ़ेगी उसकी, और उतनी तेजी से वो आगे जाएगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल भी दिख रहा है कि भैया दूसरा बंदे के पास में 20 किलो का सामान है, तो भैया उसके वो थोड़ा धीमे चल रहा है, और जिसके पास में 10 किलो का वजन है बहुत ज़्यादा तेज चल रहा है, और दोनों के पास ताकत तो दोनों के पास सेम सेम ही सेम लग रही है। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, उसके एग्जांपल कैसे देने हैं। अब हम लोग एप्लीकेशन की बात करें कि कैसे कैसे डेली लाइफ में एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। तो जैसे कि आपको ये प्लेट दिख रहा होगा, तो इसके हाथ में अगर कोई बॉल आती है, तो ये क्या कर लेता है, अपना हाथ धीमे धीमे पीछे कर लेता है, तो धीमे धीमे इसकी जो वेलोसिटी है वो धीमे धीमे कम कर देता है, जिससे कि इसे चोट कम लगे। जैसे अगर आपको याद होगा कि बचपन में आपको जब डंडियाँ गलती थी, जब टीचर मारता है तो अपने आप हाथ नीचे कर लेते थे, जिससे कि दर्द कम होता था। तो ये एक तरीके से एप्लीकेशन ही था हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन का डेली लाइफ के अंदर। हम लोग बात करेंगे अपने थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। हम लोग बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। ये क्या कहता है, हम लोग ये भी देख लेते हैं। इट स्टेट दैट इफ अ बॉडी exert a force on a second body, the second body exert a force that is equal in magnitude and opposite in direction। यानी कि अगर भैया एक्शन का अपोजिट रिएक्शन, अगर भैया मान चलिए कि अगर एक कोई बॉडी, आपने किसी को तमाचा मारा तो वो आपको उसी दम से तमाचा मारेगा। या फिर हम लोग एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि जब कोई आपके तरफ बॉल फेंकता है तो आप बैट से मारते हैं। तो अगर आप कुछ भी ना करें, या फिर आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग घर में जब फ्री बैठे रहते हैं, तो दीवार में आप पूरी दम से बॉल दीवार में मारते हैं, और दीवार में टकरा के बॉल वापस आ जाती है और आपके हाथ में आ जाती है। तो इसका एग्जाम्पल यही है कि अगर हम किसी भी एक बॉडी को मारें सामने, और वो अगर हम एक्शन करें तो वो टकरा के रिएक्शन हमें देगी, यानी कि उतनी ही मैग्नीट्यूड और उतनी ही अपोजिट डायरेक्शन में आके वो क्या कर देगी, फोर्स लगा देगी वो भी। तो एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितनी भी हम लोग एक्शन करते हैं, उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग फोर्स एक्सर्ट करते हैं किसी बॉडी के थ्रू, तो भैया वो हमारा फर्स्ट एक्शन कहलाता है। और जब वो बॉडी एक्सर्ट करती है फोर्स, तो उसे रिएक्शन बोलते हैं। जैसे चलना, या फिर बोर्ड से जंप करना। जैसे आप लोग बोर्ड से जंप करते हैं तो भैया एकदम झटका लगता है, कसके नहीं लगता है बोर्ड से। और तीसरा एग्जाम्पल यही है कि भैया रॉकेट में क्या करते हैं हम लोग, फ्यूल से थ्रस्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो जितनी दम से वो फोर्स जमीन के ऊपर लगाता है, तो उसी दम से वो हमें उचका देता है ऊपर की तरफ। इसी मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके हम लोग स्पेस में जा सकते हैं। और एक चीज़ मैं खास चीज़ और बता दूं, जैसे अगर हम लोग बात करें फोर्स की बात है, जैसे मान चलिए कि अगर एक बंदा सामने खड़ा है, बंदूक चला रहा है, तो वो भैया बंदूक स्पीड से निकली, हमने एक्शन किया उसके ऊपर, और उसका रिएक्शन में झटका हमें बंदूक की तरफ लगता है। अगर भैया बड़ी बंदूक होगी तो झटका कम लगेगा, अगर छोटी बंदूक होगी तो झटका बराबर बहुत कस के लग जाता है। अगर आप किसी ने देसी कट्टा चलाया तो उसे पता होगा कि झटका कितनी कस के लगता है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी चाहिए। और स्विमिंग भी एग्जाम्पल है, रॉकेट चलाना भी एग्जाम्पल है, इसका अलग अलग एग्जाम्पल इसी के हैं, एक्शन रिएक्शन। अब हम लोग बात करने वाले हैं हमारे लास्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जिसका जैसे कि हमें पता है मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो जैसे ही हमें पता है कि आप कंजर्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है, व्हेन टू और मोर ऑब्जेक्ट एक्ट अपॉन वन अनदर, देयर टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट प्रोवाइड नो एक्सटर्नल फोर्सेज। तो अब भैया हम लोग बात करें मोमेंटम, जैसे दो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ए और बी दिया गया है। अब ये थोड़ा कुछ समय बाद टकरा गए सामने, ठीक है, बीच वाला पोजीशन दो दी गई है, टकरा गए। और आगे चल के हमने देखा कि भैया जब ये ए और बी दिए गए हैं, तो इनके हम लोग देख रहे थे, इनके बीच में जो टोटल मोमेंटम है वो कैसा रहा, कांस्टेंट रहा। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो m1 इंटू यू वन प्लस m2 इंटू यू टू इक्वल टू m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2। तो यह जो इनिशियल मोमेंटम था और जो फाइनल मोमेंटम था, दोनों सेम रहने वाले हैं, कुछ चेंज नहीं होगा। और इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इस प्रकार हम लोग इसे लिख सकते हैं। और उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया हो। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, सी यू, टाटा, सायोनारा।